दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। देखिए, करंट अफेयर्स की क्लास पिछले एक सप्ताह से नहीं हो रही थी, कुछ निजी कारणों से। अच्छा, वो कारण आपको हम समय मिले तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए जो आपके छूटे हुए कंटेंट हैं, जो छूटे हुए प्रश्न हैं, वो आपको हम जरूर कवर करवाएंगे। फिलहाल आज के इस क्लास में देखने वाले हैं 8 से 10 मई 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा। तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देने वाले हैं, तो पूरे क्लास को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था, पहले इस सवाल को हम देख लेते हैं, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। प्रश्न था कि राज्यसभा के उपसभापति पद पर तीसरी बार चुने गए बिहार के राजनीति से संबंधित नेता का नाम क्या है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके उपसभापति के रूप में तीसरी बार चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। तमाम जानकारी विस्तार में हमने आपको दिया था, यहां तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देखिए, वो तमाम चीजें जैसे कि पहली बार 2018 में, दूसरी बार वर्ष 2000 में और तीसरी बार 2026 में ये नियुक्त हुए हैं। क्योंकि बात हम यहां पर कर रहे हैं राज्यसभा की, जो भारतीय संसद का एक अंग है, जो उच्च सदन है, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अब यहां एक चीज जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां जो बात हो रही है भारतीय संसद में राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कई सारे अनुच्छेद हैं जहां से बारंबार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, इस समय अगर देखेंगे कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, तो सीपी राधाकृष्णन अभी राज्यसभा के पदेन सभापति हैं या फिर अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये सारे वो अनुच्छेद हैं, ये सारे वो आर्टिकल है जो कि उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, उनकी नियुक्ति से जुड़े हुए हैं, और इसके अतिरिक्त कई सारे प्रावधान हैं जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि यहां से सवाल बारंबार रिपीटेड मोड में विभिन्न एग्जाम में बने हैं, इसको ध्यान रखिए। हम ऑलरेडी आपको बतला चुके हैं, ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले जरा दिमाग पर यह भी जोर डालिए कि पहले राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत में पहली बार जब ये चीजें हो रही थी, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, तो यहां पर देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, और वहीं पर पहले राज्यसभा सभापति या फिर अध्यक्ष बोल लीजिए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। इतनी सारी बातें ध्यान आपको रखनी चाहिए। अब एक बात और भी ध्यान रख लीजिए कि तमाम जो स्टडी मटेरियल हैं वो आपको मिलते हैं बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर। ऐप का ये लोगो है, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए और वहां से तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अब हम पहले प्रश्न से। तो धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक पूरे क्लास को आपको देखना है। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके बीच है कि मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ऐसे सवाल आप तभी हल कर पाएंगे जब आपके पास इस टॉपिक की, जो यहाँ मान लीजिए पूछा जा रहा है नया मंत्रिमंडल के बारे में, जब इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी तभी आप इसे हल कर पाएंगे। और आज का यही समय है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और ऐसे प्रश्न आपको सोचने पे मजबूर करता है। और ऐसे प्रश्नों में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि पूरे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है जो हमसे पूछा जा रहा है। उदाहरण के लिए यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला कथन आप देख लीजिए कि मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री और 2 मुस्लिम मंत्री शामिल किए गए हैं। नहीं, ये कथन जो है ये असत्य है। कथन 2 कहता है कि कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें की बात हम कर रहे हैं 32 मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री है। मतलब टोटल की हम बात कर रहे हैं तो 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। मतलब यहां इस समुदाय से देखें तो एकमात्र ये शख्स हैं। तो ये कथन हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। अगला है कि कमलेश तिवारी अब बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। बिल्कुल, उन्होंने सुनील कुमार का स्थान लिया, ये कथन भी सत्य है। देखिए, अब आइए चौथे कथन पर। कथन कहता है कि श्रेयसी सिंह बिहार की
पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। नहीं, ये कथन असत्य है। तो कथन 2 और 3 सत्य है। कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे तो यहां पर जो मंत्रिमंडल की हम बात कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट सूची आपको मंथली वाले पीडीएफ में देखने को जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो नियुक्तियां हुई है, जो आपको याद रखना चाहिए, ये हमने यहां मेंशन किया है। लेकिन जरा उससे पहले ये ध्यान रखिए, 24वें मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के सम्राट चौधरी। अब यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 35 नए मंत्री इसमें शामिल हैं। मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जमा खान, जो कि जदयू कोटे से हैं या फिर जदयू दल से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री इन्हें बनाया गया है। अच्छा, यहां एक चीज और हमने जिक्र किया था महिला मंत्रियों की, तो इसमें आप देखेंगे 5 महिला मंत्री भी शामिल हैं, मतलब 35 में से। अब प्रमुख विभागों में जैसे कि उप मुख्यमंत्री तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग व खेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी इन मंत्रियों की सूची में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार की जो अभी हम बात कर रहे हैं श्रेयसी सिंह की, चूंकि श्रेयसी सिंह इससे पहले भी बिहार की खेल मंत्री रह चुकी हैं, मतलब इससे पिछला जो मंत्रिमंडल था, लेकिन अब इन्हें एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है उद्योग विभाग का, इसलिए तो यहां पर हमने लिखा है उद्योग व खेल मंत्री, है ना। तो नए उद्योग मंत्री कौन है? अब श्रेयसी सिंह है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको पुनः याद दिला दूं, इसका कंप्लीट जो सूची है वो आप मंथली वाले पीडीएफ में देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर उतना जगह नहीं है, उतना स्पेस नहीं है और उतना इंपॉर्टेंट भी वो सारी चीजें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट विभाग है वो आपके बीच हमने रखा है, जरूर है। चलिए आइए अगले सवाल पर। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर कि इस मतलब इंस्टॉलेशन में कुल मिला के यहाँ 86 लाख से अधिक मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, जो कि अगर देश में अगर हम देखें, पूरे देश में, पूरे भारत में लगभग 1/3 हिस्सा कवर करने वाला राज्य बन चुका है। और ऐसे में एक इंपॉर्टेंट डेटा यह भी है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये कारनामा किया है बिहार ने, मतलब बिहार में जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो बड़ी तेजी से लगाए जा रहे हैं, इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो यहां पर इस संदर्भ में यही एक प्रश्न निकलता है जो आपको ध्यान रखना है। इस मामले में बिहार काफी अव्वल है। कई बार ये आपको मैंने बतलाया है कि अन्य राज्यों से कुछ टीम यहां पर आती है स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो बिजली मीटर है वो जो इंस्टॉल होती है, वो प्रक्रिया को समझने के लिए कैसे ये वर्क करता है। तो इसमें बिजली की चोरी रुकी है। बहुत सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है, हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। मतलब यहां पर इन चीजों को ध्यान रखिए, बिहार इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर आइएगा, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित है। इसका परिणाम जारी हो चुका है। अब सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा। मई 2026 के, ऐसे तो 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार किस राजनीतिक दल ने पहली बार राज्य में सत्ता हासिल करते हुए 15 वर्षों से जारी टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का मतलब जो शासन है उसका अंत किया है? अब यहां पर देखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग सभी जान चुके हैं। राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी। एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई है, पहली बार प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है वो चीजें यहां पर हमने जिक्र किया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल की है। 294 सीट है, यहां पर देखिए हमने लिखा भी है 294 संसदीय विधानसभा सीटों में से 260 सीटों पर जीत हासिल की है भाजपा ने। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। ये ध्यान यहां पर आप लोग रखेंगे। और वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की नेतृत्व कर रही ममता बनर्जी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो यहां ये आपको देखने को मिलता है एक बड़ा उलटफेर यहां हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहली बार है या फिर पहली बार था जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। दोस्तों, जो 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जैसे विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि खास करके आप ये बोल लीजिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में, और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी चुनाव हुए हैं, असम में, पुडुचेरी में। मतलब ये चुनाव के परिणाम को भी ध्यान रखिएगा, वो हमने लिख भी दिया है ना।
आज अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है। कुछ पॉइंट हमने आपके बीच यहां पर रखा जो आपको याद रखना है। आइए पिछले विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा हम तुलना करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं जो उलटफेर हुआ है बंगाल चुनाव में। जैसे कि कुल सीट यहां पर विधानसभा की 293 है। लगे हाथों ये जरूर ध्यान रख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। क्योंकि बात यहां बंगाल चुनाव की हो रही है, तो यहां पर 293 सीट है, लेकिन स्पष्ट बहुमत के लिए किसी भी दल या फिर गठबंधन को 148 सीटों पर जीत अनिवार्य है या फिर उससे अधिक। अब देखिए 2021 और 26 की अगर हम बात करें, जैसे कि टीएमसी और बीजेपी के संदर्भ में मेनली, तो टीएमसी को 2026 में महज 80 सीटों पर विजय मिली है, लेकिन 2026 में बीजेपी को 207 सीटों पर। अब देखिएगा 2021 में टीएमसी को 215 सीटों पर मतलब विजय मिली थी, वहीं बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये चीज यहां पर आप देखिए फासला कितना है, डिफरेंस कितना है। वोटिंग परसेंटेज की बात भी करें तो वो चीजें यहां मेंशन हमने किया है। इस चीज को जरूर याद रख लीजिएगा, एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहां पर उभरी है ना। पहली बार यहां पर सरकार बनी है बीजेपी की। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि हाल ही में इसरो, जो कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट में नेम है इसरो, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तावित चंद्रयान 5, जिसे कि ल्यूपेक्स नाम दिया गया है, इस मिशन के तहत किस उद्देश्य से स्थल मूल्यांकन यानी कि साइट इवोल्यूशन प्रक्रिया शुरू की है। मतलब किस उद्देश्य को लेकर यहां पर यह प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको लेकर यह सवाल है, क्योंकि ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये शुरू हुई है जापान में, ये ध्यान रखिए। राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर जल, बर्फ एवं संसाधनों की खोज हेतु। अच्छा, हमने कुछ समय पहले आपको बतलाया था कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला और एकमात्र देश है जो कि चंद्रमा के सुदूर प्रांत में है, अंधेरे वाला जगह है। जनरली वहां पर अभी कोई देश पहुंचा नहीं है, एकमात्र देश है जो भारत पहुंचा है। अब यहां पर देखिएगा, अच्छा वो चंद्रयान 3 में हम बात कर रहे थे, अभी चंद्रयान 5 की बात हो रही है। इनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर जो एक प्रकार से ल्यूपेक्स मिशन के तहत जाक्सा के साथ एक प्रकार से संयुक्त रूप से ये मिशन संचालित होगा। जाक्सा यानी कि जो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त ल्यूपेक्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो लुनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये इसका पूरा नाम है। यह मिशन भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और जापान की जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इसका उद्देश्य यह है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल, बर्फ यानी कि वाटर आइस की उपस्थिति जांच करना और संसाधनों का पता लगाना। ये यहां पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। हाल ही में जापान में रोवर और लैंडिंग से संबंधित तकनीकी परीक्षणों के लिए स्थल मूल्यांकन हुआ है। ये चंद्र मिशन में एक बड़ा मिशन है, महत्वपूर्ण मिशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये संयुक्त मिशन है जापान और भारत का, या फिर ये बोल लीजिए इसरो और जाक्सा का, है ना। लेकिन इन सब के अतिरिक्त दोस्तों इन दिनों आर्टेमिस 2 जो कि चंद्रमा से ही संबंधित है, ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले चूंकि एक चीज और हम यहां पर चर्चा कर रहे थे अंतरिक्ष एजेंसियों की, विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी में जो सवाल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रॉसकॉस्मॉस, इसरो, नासा, सोपार्को, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये किस देश से संबंधित है या फिर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, स्थापना कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखिए अमेरिका, रशिया, जापान। अच्छा, जापान की जाक्सा अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 2003 में स्थापित हुआ है ना। भारत का इसरो 1969 में 1969 में ये अस्तित्व में आया। इन चीजों को ध्यान रखिए। अब आइए आर्टेमिस को लेकर थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 27वां सदस्य देश है, लेकिन अभी आर्टेमिस 2 मिशन 2 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
ये पिछले 54 वर्षों में अपोलो 17 जो 1972 में लॉन्च हुआ था, इसके बाद ये पहला मानव युक्त अभियान है। एक्चुअली ये चंद्रमा पर गया नहीं है, चंद्रमा की परिक्रमा करके वापस लौटा है। ये चीजें हम अच्छे से आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए हमने लिखा है कि चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। एक्चुअली ये कर चुका है, पृथ्वी पर वापस आ भी चुका है। एकदम डिटेल में चीजें हमने आपको बतलाया है, वो चीजें यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस मिशन में जो 4 सदस्य थे, जो पुरुष सदस्य में यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें एक नाम है क्रिस्टीना कोच। ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो यहां चंद्रमा के पास पहुंची है। मतलब यहां वो चीजों का जिक्र हमने किया है, चारों अंतरिक्ष यात्री को इसमें आप देख सकते हैं। इसको लेकर 2-3 प्रश्न हमने आपको करवाया है, ध्यान रखिए। और भारत इस कार्यक्रम में कब शामिल हुआ? 27वें सदस्य के रूप में 21 जून 2023 को। इन चीजों को ध्यान रखिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली 2-3 वर्ष पहले, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, यहां से एक सवाल आपको पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब आर्टेमिस से जुड़े हुए कुछ और जानकारी एक वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में यहां आपके बीच है। औपचारिक शुरुआत नासा द्वारा 2017 में हुई थी और वो 10 पॉइंट आप देखेंगे। अच्छा, आर्टेमिस का जो नाम है, ये यूनानी पौराणिक कथाओं में जो चंद्र देवी, यानी कि यहां आर्टेमिस का नाम यहीं से लिया गया है, यहीं से ये एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रेरित है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। और ये 10 के 10 पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है। अगले सवाल पर आइएगा। भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम दिया गया है विक्रम-1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन इसमें सही है। चलिए, कथन 1 यहां पर कहता है कि इसे हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी इसको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। अगला कथन है कि इसका नाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। तो ये भी सत्य है, इन्हीं के सम्मान में इसका नामांकन हुआ है। लेकिन तीसरे कथन पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसका प्रक्षेपण तेलंगाना के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। अब हड़बड़ी में इस पॉइंट को आप गलत कर देंगे, क्योंकि जो श्रीहरिकोटा की हम बात कर रहे हैं, ये तेलंगाना में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है। तो हड़बड़ी में गलती हो सकता है और आप विकल्प डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कथन जो है ये असत्य है। केवल 1 और 2 सही है। कौन से विकल्प में है? डी नहीं होगा, यह विकल्प हो जाएगा 1 और 2। विकल्प नंबर ए में है, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए इन सारी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं जो अभी हाल ही में ये विकसित किया गया है। इस रॉकेट का नाम है, मतलब पहला निजी रूप से विकसित और ऑर्बिटल रॉकेट, इसका नाम है विक्रम-1। इसकी तस्वीर को आप यहां पर देख सकते हैं। यह हैदराबाद में स्थित एक अंतरिक्ष कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखिएगा किस कंपनी ने इसे विकसित किया है। और अभी हाल ही में जो इसका नाम दिया गया है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, इन्हीं के सम्मान में इसका नामांकन किया गया है विक्रम-1 नाम से, है ना। विक्रम लैंडर है चंद्रयान 3 में या फिर चंद्रयान मिशन में, जो लैंडर का नाम है वो विक्रम ही रखा गया है। तो इन्हीं से ये प्रेरित है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, न कि तेलंगाना में। इन चीजों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर चूंकि ये तमाम चीजें जो 3-4 पॉइंट में आपके बीच हमने रखा, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ एक अलग सिरे से, यहां से संबंधित कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। जो संयुक्त प्रांत था, 2 जून 2014 को इसका विभाजन हुआ, जिसके बाद तेलंगाना अस्तित्व में आया भारत के 29वें राज्य के रूप में। उस समय की अगर हम बात करें तो 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। अभी इसमें चर्चाएं हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखिएगा। जो बात हम कर रहे हैं हैदराबाद की, तो संयुक्त रूप से हैदराबाद को अगले 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था, 2024 तक के लिए। अब हैदराबाद के बारे में यह जानकारी हमने एक अतिरिक्त शामिल किया है। यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसे निजामों का शहर कहा जाता है और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहां एक अपडेट है जो हमने रिसेंटली, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 15-20 दिन हुआ है, वो आपको हमने पढ़ाया है। मतलब इतना भी नहीं, मतलब समझिए कि 10 से 15 दिन हुआ है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की एकमात्र और आधिकारिक अस्थायी राजधानी बन चुकी है।
तो अब जो है मतलब हैदराबाद हुआ करता था, अब आधिकारिक रूप से अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। मतलब ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, स्थापना को लेकर हमने कई बार चर्चा किया, यहाँ पर भी देखिए हमने लिखा है, कई सारे मॉडल अपनाए गए, मतलब बीच में 3 राजधानी आधारित मॉडल का भी प्रस्ताव आया, लेकिन फाइनली अब संशोधन के बाद विवादों का समाधान हो चुका है। अब अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, इस मैप को जरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ये है आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना। अब यहाँ एक सवाल ये बनता है, मतलब इसको जानकारी स्वरूप आपको ये ध्यान रखना है कि जो तटीय क्षेत्र है उसमें तेलंगाना को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि तट से बिल्कुल अलग है। ये तटीय राज्य के रूप में अब आंध्र प्रदेश को आप बोल सकते हैं। जो तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है, वो अब आंध्र प्रदेश के मतलब क्षेत्र में प्रॉपर है। जो है खास करके तेलंगाना है, वो मतलब आपको देखने को मिलता है अंदर की तरफ, है ना। ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। भारत में फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता जो है, मतलब इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए भारत में किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? तस्वीर में आप देख के समझ चुके हैं, इसका राइट आंसर है श्रेयस अय्यर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, अगले सवाल पर जाने से पहले आपको बता दूं कि 72वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ये चीजें आपको मालूम है। अब एग्जाम की प्रिपरेशन में एकदम से जोर शोर से लग जाइए, तैयारी आपकी बेहतर होगी, आप डिजर्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और तैयारी के मूल्यांकन को लेकर, अपना खुद से परीक्षण करने को लेकर आप बीपीएससी के कोर्स को, जो ये 72वीं बीपीएससी का कोर्स है बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, इसको आप लोग ले लीजिए। इस कोर्स में प्रीलिम्स के लिए तमाम चीजें आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी। इसमें करेंट अफेयर्स का जो एक अलग से हमारा विजेता बैच चलता है, जिसमें करेंट अफेयर्स के तमाम जो मटेरियल हैं, क्लासेस वगैरह हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी। प्लस बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए कूपन कोड आपको दिया जा रहा है न्यू 15, इसमें 15% का एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को, अभी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक स्पेशल कूपन कोड आपको दिया जा रहा है। बस यहां पर 15 की जगह 30 लगा दीजिएगा, यानी कि न्यू 30, तो 15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, 30% का डिस्काउंट, तकरीबन 270 रुपये के आसपास आप पूरे साल भर के लिए हमारे तमाम मटेरियल का लाभ उठा पाएंगे। और जो पीछे छूटे हुए कंटेंट हैं, उदाहरण के लिए करंट अफेयर्स के हैं अगर हम बात करें, जो 2 साल का आपका छूटा हुआ है, जो अमूमन बीपीएससी एग्जाम को लेकर आपको पढ़ना है, वो कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में, यहां तक कि क्विज फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा इस वाले कोर्स में। आप लोग जाके ले लीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर संपर्क कीजिए। कॉल रिसीव ना हो या कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। अगले सवाल पर आइए। हाल ही में बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक यहां पर है कि बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाला विश्व का अब 33वां देश बन गया है। इन दिनों परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया यहां शुरू हुई है और ऐसे में यह विश्व का 33वां देश बना है। कथन ये कह रहा है और वास्तव में सही कह रहा है। अगला कथन है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की रोसाटॉम कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। मतलब रशिया का इसमें सहयोग है, बिल्कुल ये भी सही है। यह दक्षिण एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नहीं, दक्षिण एशिया में भारत बड़े पैमाने पर मतलब परमाणु ऊर्जा उत्पादन कर रही है, तो ऐसे में पहला तो नहीं है। अगला कथन है कि यह परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। कथन 1, 2 और 4 कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी में है। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में या फिर दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान इसका उत्पादन कर रहा है परमाणु ऊर्जा का। अब ऐसे में यहां पर जो तीसरा देश बना है, अगर इस क्षेत्र में देखेंगे तो इसे में मतलब दक्षिण एशिया में यह तीसरा देश है बांग्लादेश। उस पॉइंट को यहां पर देखिए हमने लिखा भी है ना। इन चीजों को ध्यान रखिए। अब यहां इस प्रश्न में कई सारी जानकारी है और सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जरा देखने का प्रयास कीजिए कि हाल ही में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहां पर है, पश्चिम बंगाल कहते हैं, बल्कि बांग्लादेश में है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यूरेनियम ईंधन का उपयोग मतलब शुरू हुआ है और ऐसे में आधिकारिक रूप से परमाणु ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन करने वाला दुनिया का 33वां देश बन चुका है। कौन? तो बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश की। रशिया के मतलब सहयोग से, मतलब एक सरकारी परमाणु कंपनी है रोसाटॉम, मतलब इसकी तकनीकी सहायता से यह विकसित किया गया है। यह संयंत्र पावना जिले के ईश्वरदी क्षेत्र में पद्मा नदी के किनारे स्थित है
और इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 1200 मेगावाट की 2 इकाई स्थापित की गई है। कुल इसकी क्षमता है 2400 मेगावाट। ये चीज ध्यान यहां पर रखना है। दोस्तों अब नजर डालिए पद्मा नदी पर। अब यहां इसको समझने का प्रयास कीजिए। पद्मा नदी वास्तव में गंगा नदी ही है जो गंगोत्री से निकलती है। मतलब भारत होते हुए जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा नदी नाम दिया गया है। मतलब भारत में यह नदी गंगा कहलाती है, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद इसका नाम पद्मा हो जाता है। मतलब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। इन चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ भी है। अब यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको हम बतलाने जा रहे हैं। आप चाहे तो पूरा पढ़िएगा, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाल ही के दिनों में आपको हमने पढ़ाया है, जरा इस तस्वीर में इन्हें देखिएगा। इनका नाम है RM नचम्मा। भारत के किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला बनी है। दरअसल कर्नाटक में कैगा जनरेटिंग स्टेशन में ये अभी नियुक्त किया गया है चीफ सुपरिटेंडेंट के तौर पर। ये पहली महिला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन करने वाली, और इनसे जुड़े हुए कई सारी जानकारी यहां आपके बीच हमने रखा है। अब एक और जानकारी है जो एक लक्ष्य से जुड़े हुए हैं कि भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को और अधिक महत्वाकांक्षी बनाते हुए 2035 तक 60% बिजली क्षमता को स्वच्छ स्रोतों से मतलब प्राप्त करने को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और इसी में परमाणु ऊर्जा जैसे विकल्प शामिल हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 2035 तक का यह लक्ष्य है। इससे जुड़े हुए कई सारी और भी जानकारी है। फिलहाल जो मेन पॉइंट है वो आपको हमने बतला दिया। तो दोनों जानकारी ध्यान रखिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र इन दिनों बांग्लादेश में जो मतलब शुरू हुआ है, 33वां देश बना है दुनिया का। मतलब ये चीज को लेकर ये चर्चाएं जो हमने किया है याद आपको रखना है। अगला सवाल एक पुरस्कार से है। विटली पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख जो मुंबई की रहने वाली है। मतलब यहां पर देखिएगा परवीन शेख के संरक्षण कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है ना, कौन सा सही है। कथन एक कहता है कि उन्हें लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है यह विटली पुरस्कार या फिर विटली अवार्ड से। तो ये बिल्कुल सही है। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी जो बर्ड है इसके संरक्षण को लेकर। कथन 2 है कि उनका संरक्षण कार्य मुख्य रूप से चंबल और गंगा नदी बेसिन क्षेत्रों में केंद्रित है। ये भी सत्य है। अभी हम इन तमाम चीजों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। अगला कथन है कि उन्होंने गार्जियन मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल के अंतर्गत स्थानीय समुदायों को जो पक्षियों के घोंसले हैं, विशेष रूप से इंडियन स्कीमर पक्षी, तो इसके घोंसले की निगरानी और संरक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया है। मतलब इस मॉडल के तहत वहां स्थानीय लोगों को विशेष रूप से चंबल और गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल सत्य है। मतलब यहां घोंसलों की निगरानी और संरक्षण को लेकर तो तीनों के तीनों कथन सही है। कथन नंबर डी मतलब सॉरी विकल्प नंबर डी सभी कथन यहां पर सही हो जाएगा, है ना। यही इसका राइट आंसर है। आप इन्हें यहां पर देख लीजिए। परवीन शेख जो कि मुंबई की रहने वाली है, विटली अवार्ड 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया है जिसे कि ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और हमने तो अभी चर्चा कर ही दिया जो लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर बर्ड है जो पक्षी है उसके संरक्षण को लेकर ये सम्मान जो उन्हें दिया गया है, जो बेसिकली उनका जो एक प्रभावी जो कार्य है विशेष रूप से चंबल और गंगा बेसिन क्षेत्र में, और वहां पर जो लोगों को उन्होंने गार्जियन मॉडल के तहत एक प्रकार से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया उनके संरक्षण को लेकर, खास करके इस पक्षी की मतलब पक्षियों की घोंसला की सुरक्षा आदि को लेकर ये जो विशेष सम्मान जो अपने क्षेत्र में इन्होंने दिया है, तो इसलिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। मतलब ये सम्मान एक प्रकार से मतलब इनके प्रयासों का एक प्रकार से परिणाम है। ये चीज ध्यान आप रखेंगे। अब इनके प्रयासों के कारण इसमें आपको इजाफा देखने को मिलता है जो आधिकारिक रिपोर्ट कहती है। उस आधार पर यहाँ आंकड़े हमने आपके बीच रखा है। 2017 में लगभग 400 से बढ़कर 2025 में इसकी संख्या इंडियन स्कीमर पक्षी की वो 1000 हो गई है। और घोंसलों को लेकर भी आंकड़ा है 14% से मतलब जो सुरक्षित पक्षियों की रहने की जो दर है वो बढ़कर 27% हो गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इंडियन स्कीमर मुख्यतः बड़ी नदियों के रेतीले तटों या आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाए जाते हैं।
इन दिनों ये चीजें खबरों में है, ये सम्मान क्यों मिला है, किन्हें मिला है, किस उपलब्धि के लिए मिला है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, सवाल यहां से आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है, किस देश की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने एटलस नामक एक एआई आधारित ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किया है, जो एक साथ 96 ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम है। स्वार्म यानी कि झुंड, मतलब इसका जो अर्थ होता है झुंड होता है। एक प्रकार से यहां पर आप समझ भी सकते हैं कि एक साथ 96 ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम है। तो ये एटलस जो कि अभी हाल ही में एआई आधारित ड्रोन स्वार्म सिस्टम है, ये चाइना ने विकसित किया है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। फिलहाल इस प्रश्न में बस इतना ही ध्यान रखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर ए। अगले सवाल पर आइएगा, मई 2026 में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु चर्चा में क्यों रही है। अब यहां जो विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, क्योंकि उन्होंने बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में बीडब्ल्यूएफ परिषद में पूर्ण मतदान अधिकार प्राप्त किया है। अच्छा, इसको लेकर, नियुक्ति को लेकर हमने चर्चाएं कई बार पहले भी किया है इनके बारे में, आई थिंक दिसंबर 2025 के आसपास। ये चीज ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ये इन दिनों खबरों में है। उनकी नियुक्ति जो हुई है 26 से 29 के लिए हुई है। उन्होंने स्थान लिया है ग्रेशिया पोली का, जो इंडोनेशिया की रहने वाली है। अभी हाल ही में ये अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। और इनसे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा भी आपके बीच हमने रखा है, जैसे इनका पूरा नाम क्या है, तो पुष्पलता वेंकट सिंधु भारत के एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि लगातार 2 बार ओलंपिक पदक विजेता की जो बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक में और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। यहां पर रियो में रजत यानी कि सिल्वर, और टोक्यो में जो 2020-21 वाला जो ओलंपिक संस्करण था, ये यहां कांस्य पदक अपने नाम की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीती थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, इससे पहले 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बनी थी। मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा, जो डेटा आपके बीच हमने रखा है। अब इन्हें मिले पुरस्कार में, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार 2013 में, पद्मश्री जो भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है 2015 में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में। हालांकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार नाम दिया गया है, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे। अगला सवाल है, 1 मई 2026 को गुजरात ने अपना 66वां स्थापना दिवस किस शहर में भव्य गुजरात गौरव दिवस कार्यक्रम के साथ मनाया है। देखिए, 1 मई 1960 को 2 राज्य की स्थापना हुई थी। मुंबई नहीं बल्कि बंबई को भाषाई आधार पर 2 राज्य बनाया गया था, एक महाराष्ट्र और गुजरात। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस या फिर महाराष्ट्र दिन और गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिलहाल यहां हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जो कि अभी हाल ही में सूरत में एक विशेष भव्य गुजरात गौरव दिवस कार्यक्रम के रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया। विकल्प नंबर डी यहां इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फॉर्म यानी कि इंटीग्रेटेड बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग कम डिमोन्स्ट्रेशन फार्म किस जिले में स्थापित किया गया है। क्योंकि बात यहां पर जो हम कर रहे हैं, यहां आप देख लीजिए किस जिले में स्थापित किया गया, और ये सभी जो जिले हैं ना, वो उत्तर प्रदेश के जिले है ना। और इसमें राइट आंसर है पीलीभीत, मतलब ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है ना। यही तो है भारत का पहला, और इस लिहाज से ये प्रश्न हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि ये पहला है, पहली बार हुआ है, तो ऐसे में ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस सेशन के सवाल की ओर, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और विस्तार में लिखिएगा। तमाम जानकारी हमने आपको डिटेल में दिया है। कुछ भी आपको याद हो या फिर याद नहीं भी हो, तो दिमाग में जोड़ डालिए, आप उस चीज को लिखिए कमेंट बॉक्स में। लिखने से क्या होता है कि चीजें आपको लंबे समय तक याद होती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो तमाम कोर्स आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे ये करंट अफेयर्स का विजेता बैच है, ये बीपीएससी 72वीं के लिए है, और ये करंट अफेयर्स मेंस एग्जाम को लेकर के, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी आदि को लेकर, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। कूपन कोड हमने आपको बोला है, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगले 2 दिन ये ऑफर आपके पास है। एक्स्ट्रा 30%, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा 15%, 15 तो पहले से आपको मिल रहा है, तो टोटल 30% का आप लाभ उठा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।